हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं यानी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 7th का हिस्ट्री चल रहा है, यानी हिस्ट्री का एनसीईआरटी बेस आपका चैप्टर हो रहा है। तो ये आज आपका चैप्टर है 4। चैप्टर नंबर 4 है आपका मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। चैप्टर का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी लेसन 1, 2, 3 आपका हो चुका है हिस्ट्री का, और ये आपका 4th चैप्टर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का शासन था, और मुगल किस प्रकार शासन करते थे, कैसे रहते थे, क्या उनकी व्यवस्था थी, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मध्यकाल में किसी भी शासन के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वो कार्य पूरा किया जब जब अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर इनका अधिकार हो गया। उन्हें प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के कारण भी टिके रहे। ये ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने आप को अछूता न रख सके। उसके बाद है आपका आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान यानी दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यानी जो लाल किला है किसके द्वारा बनाया गया था, तो मुगलों के द्वारा बनाया गया था। ये यहाँ पे आपका लाल किला है। उसके बाद है आपका मुगल कौन थे। तो मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल और शासक चंगेल खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 14 से 14 में हुई थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजेबेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसने इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद है आपका उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है, यानी तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया गया है। किसने बनवाया? मुगलों ने। तो मुगल सैन्य अभियान कैसा था? तो प्रथम मुगल शासक बाबर यानी 1526 से लेकर 1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उजेबेगों के आक्रमण के कारण उन्हें अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। इससे 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद है आपका ये देखिए चित्र नंबर 3 आपका। तो जो चित्र नंबर 3 है आपका, तो वो दर्शाता है कि इसको 16वीं सदी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। यानी ये जो आपको चित्र दिखाया गया, इसमें बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। ये आपको मानचित्र दिखाया गया है, यानी अकबर का शासन। ये आपको दर्शाता है कि अकबर का शासन कहाँ कहाँ था। उसके बाद है आपका उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। तो उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं क्या थी? तो मुगल श्रेष्ठ अधिकार के नियम से विश्वास नहीं करते थे, जिसे श्रेष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। उसके विपरीत उत्तराधिकार में वे दायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते हैं, जिससे उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठाधिकार या सहदायादाद, यानी जो बड़े होंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको मतलब शासन बनाया जाएगा, या जो उसके लायक होगा उसको शासन बनाया जाएगा। यानी जायदाद का जैसे होता है, जैसे संपत्ति पर सभी बच्चों का अधिकार होता है, उस तरह से आपको सहजायदाद का बनाना होता है। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार करने में से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य
कई शासकों ने स्वेच्छा से उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। उसके बाद है आपका मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों के ऊपर अपना प्रभाव बढ़ा गए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। उसके बाद है आपका मनसबदार और जागीरदार, यानी मनसबदार और जागीरदार कैसे थे? तो जैसे जैसे साम्राज्य से विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित कर लिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते हैं। उसके बाद है मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिसे कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती है, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती है और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता है। उसके बाद देखिए, जो सैन्य उत्तरदायित्व तो मनसबदारों को सौंपे जाते हैं, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते हैं। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते हैं। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते हैं तथा सैनिकों का पंजीकरण करवाते हैं। इन कार्यवाहियों के कारण बाद ही उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व इकट्ठा करके अपने भूमि के रूप में पाते हैं, जिन्हें जागीर कहते हैं, और वे तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुफ्तियों से विभिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर इसलिए इकट्ठा करते थे जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया गया था ताकि इसका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बिगड़ गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्याओं में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी कोशिश करते कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद है आपका जब्त और जमींदार, यानी जब्त और जमींदार क्या थे? तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व स्वामी टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार की कीमतों और कृषि भूमि को सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इस आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में यानी राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। और उसके बाद है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में भी नहीं हो पाता था। उसके बाद देखिए, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। उसके बाद है आपका अकबरनामा और आईने अकबरी, यानी अकबरनामा और आईने अकबरी में क्या लिखा है? अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अब्दुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अब्दुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्ष था अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी, जिसे अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इससे समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का
विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विधि प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार की कीमतों, मजदूरी तथा राजस्व का संख्या के वितरण। यानी जो अब्दुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, यानी जब अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिख लिया था तो यहाँ पे अकबर ने उससे वो अकबरनामा लिया था। उसके बाद है आपका जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव, यानी जो नूरजहां थी उस पर जहांगीर के दरबार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर से स्वयं के खिताब उत्तीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक़ई रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, यानी जो ये दस्तावेज है नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चोकर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां क्या बताती है, पातशाह बेगम का आदेश। यानी गुलमोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। उसके बाद है आपका सुलह-ए-कुल, यानी सुलह-ए-कुल क्या था। तो देखिए अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का सबसे उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में उसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती है। विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यह असहिष्णुता का मार्ग था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते हैं। उनसे सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति यानी सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। उसके बाद है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल सम्राट, यानी 17वीं शताब्दी और उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था तो कैसा था। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धन देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित होते हैं रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई देती हैं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिसको उच्चतम पद मिलता था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या यानी 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उसके सवारी के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, परंतु वे वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। उनमें से जो कुछ गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों, अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों की कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। उनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में से अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे कि मुगल सम्राट की सत्ता का पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद तथा अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि ये दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी के तक साम्राज्य के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बन चुके थे। ये आपका 3rd लेसन कंप्लीट हुआ। कल आपका 4th लेसन कराया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।